ओके, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग ये कोविड-19 के जो अभी एक दौर चल रहा है, उस दौर में जो फाइटर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो फ्रंट लाइन में है, उसमें आप भी है। हालांकि आपके बारे में ज़्यादा पब्लिक के सामने कुछ आया नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स और नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ जितने रिस्क ले रहे हैं, उतने ही और कुछ महीने में और ज़्यादा ही रिस्क आप ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे आपको धन्यवाद देना है कि आप ऐसे टाइम में देश के लिए, पेशेंट्स के लिए और समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके लिए मुझे लगता है कि आपका धन्यवाद और आपके अभी कॉन्ग्रेचुलेशंस के पात्र है। मैं और एक आपको बोलना चाहता हूँ कि आप दिन भर आपके फार्मेसी में रहते हैं, लेकिन जब आप घर में जाते हैं तो आप ऐसे जाना चाहिए कि आप अभी ये कोरोना वायरस है, कोविड-19 आप घर नहीं लेके जा रहे, तो आपको खुद की भी बहुत ज़्यादा आप सुरक्षा अपने रखनी चाहिए, खुद का ख्याल रखना चाहिए और अपने फैमिली का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो इस देश के फार्मासिस्ट हैं, वो निग्लेक्टेड ऐसे जो लोग हैं, उनमें से एक आप हिस्सा है। मुझे फार्मासिस्ट के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जब मैं FDA कमिश्नर बनके 2011 में गया तो मुझे पता चला कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो काम किस तरह का है और उसका वो काम का लेवल क्या है और उस काम की देश के लिए ज़रूरत क्या है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम सिर्फ आप कुछ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं या आपका प्रोफेशन चलाने के लिए कर रहे हैं, नहीं, ये उससे भी ज़्यादा है। ये कोई बिजनेस से ऊपर उठ के है। तो ये सिर्फ इसको बिजनेस नहीं देखना है या सिर्फ कोई प्रोफेशन नहीं देखना है, तो उसके ऊपर जाके आपका काम है, ये आपके काम का आपने वो ख्याल आना चाहिए कि ये सिर्फ बिजनेस नहीं है या प्रोफेशन नहीं है। हैविंग सेड दैट, मुझे ये लगता है कि जो हालात फार्मासिस्ट के है गए समझो 30-40-50 साल में, उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। इस देश में 8-9 लाख ऐसे रिटेल आउटलेट्स है, और वो रिटेल आउटलेट में कानून के तहत अंडर द रूल्स ऑफ 1945 फार्मासिस्ट का होना जरूरी है। ये होने के बावजूद मुझे लगता है कि अभी भी 2020 में हर एक फार्मेसी शॉप में फार्मासिस्ट की उपस्थिति वहाँ होती नहीं है, प्रेजेंस होता नहीं है। ये देश के लिए और समाज के लिए बहुत गंभीर बात है। मुझे आपकी एक गलतफहमी दूर करनी है, और मैं हर बार वो गलतफहमी दूर करने का प्रयास करता हूँ। ये गलतफहमी ऐसी है कि मैंने आपके लिए कुछ किया नहीं हो, ना कि वो मेरा ये था कि मैं आपके लिए कुछ करूं। मेरा सिर्फ जब मैंने FDA ज्वाइन किया तो वहाँ FDA में मैंने जो देखा पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में, तो ये जो कारोबार है मेडिसिन का या जिसको आप ड्रग्स बोलते हैं, ये कारोबार में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। जैसे कि पहला पेशेंट है, दूसरा प्लेयर है मैन्युफैक्चरर, और देन एक रेगुलेटर जो आते हैं FDA या ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, और आप लोग यानी ट्रेड वाले। ये ऐसा बनके ये सब ट्रेड से जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है वो चलता है। जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पे फार्मासिस्ट के संगठन है, ट्रेड के ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जैसे संगठन है, या OPPI मैन्युफैक्चर के संगठन है, सब लोगों के संगठन है, लेकिन वहाँ पेशेंट का कोई संगठन नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे तो ड्रग इंस्ट्रक्टर के भी संगठन है। जब मैंने पूछा मेरे ऑफिसर्स को, मेरे स्टाफ को, कि ऐसा मुझे कोई संगठन है क्या कि जो पेशेंट का कोई देखता है, तो मुझे आई वाज शॉक्ड टू हियर कि ऐसा कोई बहुत सीरियस ऐसा संगठन इस देश में पेशेंट के लिए बना नहीं है, कि जो पेशेंट के जो राइट्स है, पेशेंट की जो कठिनाई है, जो तकलीफें है, जो दूर करने के लिए प्रयास करे। ऐसे कोई पावरफुल या कोऑपरेटिव ऐसा जो सब स्टेट्स के बना के ऐसा कोई मिला नहीं। लेकिन जब मैंने ये कानून पढ़ा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, और अब उसके रूल जो बने हैं 1945 में, उसमें एक ध्यान में आ गया कि ये पूरा कानून जो है वो सिर्फ पेशेंट्स के लिए बना है। बाकी तो चीज़ें ये पेरिफेरल है। ये फोकस ही जो ऐसा है कि वो पेशेंट्स के लिए बना है। और क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ
वर्ल्ड की बात छोड़ दीजिए, वर्ल्ड में तो सब है कि अबाउट 75-80 लाख करोड़ का ये बिजनेस है। भारत में अभी हाल ही में रिसेंट फिगर्स के मुताबिक 1,50,000 करोड़ का जो उसका बिजनेस है, यानी विद इन द कंट्री। और जो एक्सपोर्ट होते हैं वो भी अराउंड 1,47,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी होता है। यानी हमारा ये जो बिजनेस है फार्मास्यूटिकल इस कंट्री का, जो एक्सपोर्ट और इंडिया में जो खपत होती है, ये अराउंड 3 लाख करोड़ का बिजनेस है, 3 लाख करोड़ रुपीस का बिजनेस है। अभी ये पैसा देता कौन है? ये पैसा क्या कुछ गवर्नमेंट देती है, या कुछ मैन्युफैक्चरर्स देते हैं, या ट्रेडर्स देते हैं, या फार्मासिस्ट देता है? ये पैसा कौन देता है? ये पैसा सिर्फ और सिर्फ पेशेंट देता है। एक तो पेशेंट वैसे ही उसकी हालात ठीक नहीं होती है, और ऐसे समय पे वो खुद का पैसा देके वो डॉक्टर को भी पैसा देता है, और उसमें ये दवाओं को भी पैसा चले जाता है। तो वो जो पेशेंट है उसके राइट्स, यानी उसको बहुत जो ड्रग्स है, मेडिसिन है, वो सही कीमत पर मिले। दूसरा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। और तीसरा ऐसा है कि उससे वो ड्रग से उसको कोई एडवर्स रिएक्शन ना आए। ये सब होने के लिए ये कानून के प्रावधान है। और मुझे लगता है कि गए 30-40 साल में ये प्रावधान के बारे में क्या हुआ, मुझसे आप लोग ज्यादा जानते हैं। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसके ऊपर मैं घंटों नहीं, कोई सप्ताह में भी बात कर सकता हूँ, इतना बड़ा है। एक किताब लिखने जैसा ये टॉपिक है। मैं सिर्फ थोड़ी कुछ चीजें हैं जो आपने बताया मुझे कि ऑनलाइन फार्मेसी के बारे में आप कुछ बताना चाहिए। ऑनलाइन फार्मेसी जो आ रही है, मुझे लगता है कि ऑनलाइन फार्मेसी ये केवल आपकी तरह से आ रही है, आपकी वजह से आ रही है। अगर आप सचेतन रहते थे ये 30-40 साल में, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन फार्मेसी का कोई नाम भी नहीं लेता था। और मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, मैंने जब ऑनलाइन फार्मेसी के जब रूल्स बनने की तैयारी शुरू हुई थी, तब मैंने इसके ऊपर सेमिनार में जाके बात किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाके बात किया है, मैंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होकर वहां भी बात किया है, और नेशनल चैनल्स पे बोला हूं कि ये जो ऑनलाइन फार्मेसी का जो चल रहा है वो गलत है, सरासर गलत है। और मैं आई वॉज टॉकिंग दिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पेशेंट्स, कि पेशेंट के लिए मुझे बाकी जाके तो अलग चीजें है ही, उसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन पेशेंट्स के लिए मुझे लगता है कि ये गलत इसलिए है कि जो काउंसलिंग होने वाला है, जो 1-to-1 काउंसलिंग होगा, वो 1-to-1 काउंसलिंग इसमें होने की कोई इसमें ये नहीं है कि ऐसा काउंसलिंग होने वाला नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि बाकी अभी ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, कॉल सेंटर्स बनेंगे, ये मुझे लगता है कि कभी होने वाला नहीं। जो फिजिकल फार्मासिस्ट का काउंसलिंग इस देश में बना नहीं है, तो ऑनलाइन का काउंसलिंग की कब बात है। और इसी विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब 1945 के रूल्स बने, और जब ऐसा बना कि हर एक फार्मेसी में या हर एक शॉप में फार्मासिस्ट के सुपरविजन, उसके प्रेजेंस में और उसके सिग्नेचर से ही ये कारोबार चलेगा, तो तभी से लेके मैं जब 2011 में आया और मैंने जो देखा महाराष्ट्र के हालात, बाकी स्टेट के हालात तो इससे भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। महाराष्ट्र में फार्मासिस्ट वेर रेयरली अवेलेबल, और ये बहुत खराब स्थिति थी। एक जगह कानून में पार्लियामेंट ने आपको हक दिया है, पेशेंट को हक दिया है कि वो उनको इसका काउंसलिंग मिले, फार्मासिस्ट का काउंसलिंग मिले। लेकिन 1945 से लेके 2011 तक फार्मासिस्ट ने तो कुछ मुद्दा उठाया नहीं, लेकिन जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, या स्टेट के एफडीएस है, या स्टेट के ड्रग कंट्रोलर्स है, वो सो रहे थे क्या? बहुत गंभीर स्थिति है। पार्लियामेंट ने बहुत अच्छा काम किया। पार्लियामेंट में बताया कि हर एक शॉप में फार्मासिस्ट रहेगा। वो फार्मासिस्ट इसलिए रहेगा कि उसने पेशेंट को काउंसलिंग करना है। अभी पेशेंट को काउंसलिंग क्यों करना है, ये मैं अभी ज्यादा आपको बताता ना, उसके ऊपर मेरे वीडियोस है कि पेशेंट में काउंसलिंग क्यों करना है। पूरे दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज है, सब जगह ऐसा होता है। और डॉक्टर के पास अगर कोई 10 मिनट रुका, तो फार्मासिस्ट के पास 15 मिनट रुकता है। तो ये सब चीजें हैं कि फार्मासिस्ट के पास पेशेंट ने ज्यादा रुकना है, और वो दवा के बारे में उसके बारे में ज्यादा मालूमात करनी है।
अभी मैं इसमें भी जाऊंगा नहीं कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से यूएसए में कितने लाख लोग मरते हैं और कोई उससे क्या प्रॉब्लम होता है, वो तो सब होता ही है, ये सब आप देख सकते हो। मेरा छोड़िए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उनका जो फैक्ट शीट है उसमें बताया कि जो ड्रग्स बेचे जाते हैं, प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, आउट ऑफ दैट 50% आर अननेसेसरी प्रिस्क्राइब्ड, अंडर प्रिस्क्राइब्ड, ओवर प्रिस्क्राइब्ड या नॉट प्रॉपरली डिस्पेंस्ड, और 50% ड्रग्स ऐसे होते हैं कि जो पेशेंट है वो उसका कोर्स पूरा नहीं करता या गलत तरीके से लेता है। ये अगर अवॉइड करना है तो उसके लिए सिर्फ फार्मासिस्ट का ही जिम्मेवारी है और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अगर ऐसा है तो 1945 से लेके 2011 तक और अभी भी वो फार्मासिस्ट का जो रोल दिया है पार्लियामेंट ने, वो रोल का उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया है। इसका मतलब है कि जो रेगुलेटर है, जो सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो स्टेट के सेक्रेटरीज है हेल्थ के, और ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, और एफडीए कमिश्नर्स और प्रोमोटर, उनका ये फेल्यूर है। दे हैव फेल्ड मिजरेबली टू प्रोटेक्ट द पेशेंट्स इन द कंट्री फॉर लास्ट 3-4 डेकेड्स, और उसकी वजह से फिर आपका भी उसमें कोई रगा नहीं, आपका रोल उन्होंने निकाल दिया। फिर आपने शुरू क्या किया कि आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो सर्टिफिकेट्स आप रेंट पे दे रहे हैं, 100 रुपया, 1500, 2000 तक गया होगा। लेकिन ये क्या चीज है कि जो कानून बोलता है कि आपका क्या सर्टिफिकेट के लिए आपने डिप्लोमा किया है या सर्टिफिकेट के लिए आपने डिग्री नहीं किया, आपने इसके लिए किया है कि वो पेशेंट को काउंसलिंग मिले। तो मुझे आपकी एम्प्लॉयमेंट तो है ही, हर एक का प्रोफेशन है, हर एक का कुछ ना कुछ तो मनी अर्निंग का ये होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा ये जो है कि पेशेंट काउंसलिंग इस देश में नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये मशीनरी का फेल्यूर है, गवर्नमेंट का सिस्टमिक फेल्यूर है। अभी मैं आपको ये बोलता हूँ कि उसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में एक प्रावधान बनाया, मुझे लगता है कि सेक्शन 33P या कुछ तो है, कि अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है कोई स्टेट में, तो उनको डायरेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार रखे हैं। तो अगर फार्मासिस्ट इस देश में अगर शॉप में नहीं रहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक 30-40 साल में डायरेक्शन क्यों नहीं दिया है? ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने ऐसा डायरेक्शन क्यों नहीं दिया है? और मुझे लगता है कि ये जो एफडीए कमिश्नर्स और ड्रग कंट्रोल, उन्होंने इसका अमल क्यों नहीं किया, तो ये गिल्टी है। दे आर गिल्टी ऑफ मेकिंग द लाइफ ऑफ पेशेंट्स मिजरेबल इन दिस कंट्री। तो ये जो चीज है, मुझे लगता है कि आप जो है, आप थोड़ा सा एक मशीनरी का गवर्नमेंट का हिस्सा है। जब आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी डाली है कानून ने, तो वो जिम्मेवारी आपने निभाना चाहिए और आपने पेशेंट के साथ रहना चाहिए कि आपको ये जिम्मेवारी दी है, और ये जिम्मेवारी ऐसी कि हमारा कंसल्टेशन होना ही है कि जो डॉक्टर दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो दवा प्रिस्क्राइब करने के लिए वो काबिल है क्या नहीं है, या कोई वो बिना काबिलियत दवा प्रिस्क्राइब रहे हैं, वो सही मात्रा में है क्या नहीं है, वो वेट के मुताबिक है क्या नहीं है, मल्टी फार्मेसी ऐसे ही पुश करने के लिए दिया जा रहा है क्या, ये सब चीजें करके, और अगर वो गलत है तो आपने वो वापस करना चाहिए, नंबर 1। तो जो पेशेंट का हेल्थ है उसकी जिम्मेवारी आप एक डॉक्टर के ऊपर थोड़ी सी एक नियंत्रण रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए, अगर डॉक्टर कुछ गलतियां कर रहे हैं तो आप बताने के लिए आपकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि ये जिम्मेवारी आप